तो आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी हैं। आज डिम्पी की सारी शिकायतें दूर हो गई। हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल से 10,000 के पार निफ्टी था, लेकिन अब आखिरी घंटा है, देखना होगा क्या होता है। कुछ हद तक हो सकता है कि वो जो एक्सपायरी होने वाली है उसका ओवरहैंग मार्केट पर देखने को मिले। ज़रूरी नहीं आज की क्लोजिंग में देखने को मिले, लेकिन हाँ, जहाँ तक कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग ऊपरी लेवल्स पर होती है, आई थिंक जो बुल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा कम से कम। बिल्कुल, खैर ये बात तो है मार्केट के अंदर। और लेकिन इस बीच किरण जाधव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब फटाफट से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ये देख लेते हैं कि आज अब बाजार के अंदर जो ट्रेड हो रहा है सिर्फ 9 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है। हालांकि अच्छी बात है, अब 9 अंक हरे निशान हमको दिख गया। पहले तो हम लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे थे। 10,000 का स्तर मार्केट ने छू लिया। ये आज का दिन था। आज हालांकि रिकॉर्ड में एक और चीज़ भी है, ये हमने ना एक बार ऐसा किया भी था कि जब जब राष्ट्रपति होते हैं तब तब बाजार के अंदर अच्छा रिटर्न। आज एक कॉन्फिडेंस भी आप समझ सकते हैं, इत्तेफाक भी हो सकता है कि आज ही 14वें राष्ट्रपति ने शपथ ली और आज ही बाजार ने 10,000 भी बना दिया। बिल्कुल, तो दोनों तरफ सेलिब्रेशन है। बिल्कुल, सब जगह सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। यानी आप सोचिए, रायसीना हिल्स से लेकर दलाल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट से लेकर एनएसी के हेडक्वार्टर तक सभी जगह पर जश्न देखने को मिल रहा है। हमारे साथ किरण जाधव जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो किरण, अब तो चलिए 10,000 हो गया, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्दबाजी है बुल्स को अभी भी अपनी ग्रिप छोड़ने की। आपने आज क्या ट्रेड किया है, ये बताइए। देखिए, हमने परसों से ही लॉन्ग पोजीशंस बना के रखे हैं और मेरा मानना है कि 10,030 के लेवल्स के ऊपर हम जाते नजर आएंगे। मेरा पहला टारगेट 10,030 का रहेगा, जहां पे मैं रिव्यू लूंगा। मैंने कई बार कहा है कि 9950 बहुत अहम लेवल है। आज के सत्र में भी 9950 का सपोर्ट लेके वापस एक बार हम उछलते नजर आए। तो आज के सत्र के लिए आगे फ्रेश पोजीशन किसी को लेना है तो 9980 ये अहम लेवल रहेगी। इसके ऊपर आर्ली चार्ट्स पे अगर ये रहता है तो मुझे लगता है कि कल या परसों तक आपको एक्सपायरी तक 10,030 के लेवल देखने को मिलेंगे। खैर ये बात तो तय है कि आपको थोड़ा सा भी सावधानी के साथ चलना है। मिहिर अभी बात भी कर रहे थे वल्लभ जी से, उससे पहले हमने आज सुबह मधुकेला से बातचीत की। सबका एक ही मानना है, बाजार चलेगा जरूर लेकिन सावधानी के साथ। ये चलना तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, लेकिन ये सावधानियां कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अब आप ध्यान में रखें। मेरे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं, जिनसे वे समझ लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि 10 चीजें वो ऐसे ढूंढ के लेके आए हैं जहां पर आपको सावधानी जरूर बरतनी है। संदीप, देखिए, मार्केट में जरूर आज हिस्टोरिकल लेवल्स देखने को मिले। 10,000 का लेवल भी है। कुछ देर पहले मेयर भी बात कर रहे थे कि आउटलुक क्या है। देखिए, आउटलुक की जब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ से 10,000 के बियॉन्ड जो लाइफ है किस तरह की होगी, तो कुछ ऐसे कॉशियस वर्ड्स भी हैं जो कि कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमारे सामने रख रहे हैं, वही आपके सामने रखना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जो वैल्यूएशंस हैं इन लेवल्स पे 10,000 के आसपास, वो थोड़े से उनको महंगे नजर आ रहे हैं। क्योंकि डिम्पी, आप देखिए, बीते अगर आप 3 महीने में देखें तो निफ्टी में 9,000 से 10,000 की रैली, यानी कि 1,000 पॉइंट्स एकाएक हमने 3 महीने में ही आते हुए देखे हैं। काफी तेजी से मार्केट अपनी चाल चली है और इन लेवल्स के आसपास जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ था तो 8500 के आसपास के लेवल्स थे। वहां से अब ये 10,000 का लेवल अगर आप देखें तो 1500 पॉइंट के आसपास से गेन है। 6 महीने नहीं बीते हैं और ऑन एन एवरेज हर महीने करीब 250 पॉइंट के आसपास से गेन्स निफ्टी में देखने को मिले हैं। तो वो भी एक अपने आप में कॉशियस पैदा करता है कि कितनी तेजी से मार्केट में जो गेन्स है वो बनते हुए दिखे हैं। अभी भी कई सारी ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं, तो वो किस तरह के सरप्राइज लेके आएगा। अगर पॉजिटिव सरप्राइज लेके आता है तो अच्छी बात है, निफ्टी में 10,000 के ऊपर भी लेवल भी देखने मिलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव सरप्राइज आते हैं तो निचले स्तरों के लिए भी आप तैयार हो जाइए। ऐसे कुछ वर्ड ऑफ कॉशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो सामने रख रहे हैं। इसके अलावा विदेशी बाजारों से भी अगर आप देखिए, जो खतरा है अभी भी कायम है। यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है वहां पे, लेकिन इसी हफ्ते फेड की बैठक भी होने वाली है। वहां से क्या निकल के सामने आता है, वहां पे अगर बॉन्ड बिकवाली शुरू हो जाती है, दरों में तेज से बढ़ोतरी होती है, तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं, जिसमें आप जीएसटी की बात कीजिए, मॉनसून की बात कीजिए और बड़े जो ट्रिगर्स हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे, वो ज्यादातर मार्केट के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जितनी तेजी से हमने ग्रोथ की है मार्केट में, जितनी तेजी से बढ़े हैं हम, कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स अब मार्केट में डिस्काउंटेड हैं। तो उस चीज को भी आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में लेके चले जब आप 10,000 के ऊपर तेजी की पोजीशन बना के चलने की अगर मंशा लेके चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एफएनओ साइड के आंकड़े भी देखें तो कुल वायदा शेयरों में 7% के आसपास शेयर अगर आप देखें तो बैन में आपको नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बिल्डअप एफएनओ साइड में देखने को मिल रहा है। और इस चीज का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते
सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो पे आप देखिए 1 के आसपास हम देखते हैं कि कंफर्ट लेवल होता है, 1.2 के आसपास आपको पुट कॉल रेशियो नजर आएगी। अगर इसके ऊपर के और नंबर देखने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात वो अपने आप में दर्शाता है कि बाजार में किस तरह से हेवीली पोजीशंस बनी हुई हैं और कोई भी ऊपर या नीचे की जो चाल है वो काफी तेजी से देखने को मिल सकती है। निफ्टी वायदा आप देख लीजिए, निफ्टी के मुकाबले अभी भी डिस्काउंट पे कारोबार देखने को मिल रहा है, तो वो भी अपने आप में एक चिंता पैदा करता है। अगर आप डोमेस्टिक नंबर्स की बात कीजिए, चाहे पीएमआई की बात कीजिए, आईआईपी की बात कीजिए, कोर सेक्टर की बात कीजिए, ये जो ग्रोथ के आंकड़े हैं अभी भी कमजोरी ही शो कर रहे हैं। हाल ही में जो आईआईपी का आंकड़ा आया था वो 3 महीने के निचले स्तर पर आया था, तो बाजार काफी तेज है, लेकिन जो अंडरलाइंग ग्रोथ के नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बाजार की तेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और आखिर में बैंक्स जो कि बाजार की तेजी के लिए या तो फिर नीचे में आने के लिए बहुत बड़ी एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो एनपीए की जो स्थिति है बैंकों की अभी भी काफी उसमें दिक्कतें देखने को मिल रही है। और रिकवरी के जो कानूनी दिक्कतें हैं उस वजह से जो प्रोसेस है पूरा इनके एनपीएस के सुधार होने का, उसमें भी कहीं ना कहीं देरी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि एक्सपर्ट्स अब वर्ड ऑफ कॉशन के तौर पे बता रहे हैं कि निफ्टी 10,000 हो गया है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर अपने ध्यान में लेके चलें। ठीक है, ये 10,000 पे हमने 10 बड़ी बातें ऐसी देखी जिस पे ध्यान रखना है, तो 10,000 पे मेरी ये 10 चिंताएं भी क्या कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट्स है जिसको हमको जरूर ध्यान में रखना है। यही बात हमको आज गौतम शाह भी समझा रहे थे और यही बात हमको आनंद टंडन ने भी समझाई है, और साथ ही हमारे को कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान भी यही बात कह रहे हैं। सुन लेते हैं उनका व्यू क्या था। Our view is that leverage positions, trading positions should be booked out closer to 10K. Investment wise, I think we still believe that there is a lot more upside in the market if you're taking a 6 to 12 month perspective. So that view does not change, but fresh longs in the market should be built only on a sizable correction of 3 to 5%. दुनिया भर में इक्विटी मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स और भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उसमें भारत भी अपनी जगह बनाए हुए है। अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, पॉलिटिकल इशू आता है, कोई इकोनॉमिक इशू आता है, तब नी-जर्क रिएक्शन हो सकता है। अदरवाइज आप अभी भी देख रहे हैं कि पैसे आते जा रहे हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही कारण है जिसके कारण मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है, वो है आईपीओ पाइपलाइन। आईपीओ और एफपीओ पाइपलाइन इतनी बड़ी हो गई है कि अभी जितना इनफ्लो आ रहा है उसके हिसाब से उतना आपको प्राइमरी मार्केट से निकल जाएगा, तो सेकेंडरी मार्केट के लिए थोड़ा सा चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एकदम से बड़ा से कोई एक सेल ऑफ आ जाए, बट इट्स डेफिनेटली बिकॉज की साइकोलॉजिकल मार्क है, तो यहाँ पे कॉशियस रहना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग ऑलवेज आता है, और थोड़ा मार्केट में एक जो फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर्स है या तो जो ट्रेडर्स है, हमारी जो राय है उनके लिए वो ये है कि आप पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर ले। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेक्टर्स या नंबर ऑफ स्टॉक्स जो ओपन है उनको थोड़ा क्लोज कर ले और पोजिशंस को थोड़ा कंसोलिडेट कर ले। चलिए, तो पोजीशन को कंसोलिडेट कीजिएगा, फिलहाल तो यही आपके लिए एक सलाह है। लेकिन 9970 के आसपास निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कि इस आखिरी घंटे में जो कैश के गेनर्स हैं, जहां पर हमने अच्छा मुंह देखा है, उन पर क्या हो रहा है और इस पर एक बार राय भी लेंगे। तो देखिए, आज की जो लिस्टिंग है वो तो है ही धमाकेदार, अभी भी ऑलमोस्ट 143% ऊपर ये है अपनी लिस्टिंग पर इशू प्राइस के। साथ ही और कुछ काउंटर्स देख लेते हैं जिस पर अच्छा मुंह है। इसमें जेपी पावर है जो कि 18% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। पेनिनसुला लैंड है जहां पर अच्छा मूव है, करीब 12% ऊपर है। कुछ एक शुगर स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा मूव देखने को मिला है, और साथ ही M&M फाइनेंशियल सर्विसेज ये करीब 8.5% ऊपर है इस समय। सिद्धार्थ सदानी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10,000 फाइनली हो ही गया निफ्टी पर। अब क्या करेंगे आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और सारे जी बिजनेस के व्यूअर्स को। बट अभी ये है कि एक कॉशन रखना ज़रूरी है। रिजल्ट का सीज़न है, हम मानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज़रूर रहते हैं। अग्रेसिवली कोई भी चीज़ को चेज नहीं करना चाहिए। अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहे और स्टैगर्ड मैनर में ही बाइंग करे अगर अच्छा लगता है, अर्निंग्स अच्छे आते हैं। क्योंकि अग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन बनाना, और कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है तो यहाँ से निफ्टी पे अगर छोटा बड़ा करेक्शन भी आता है तो वो बड़ा कट हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक के लिए। तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें, और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लेवल है। मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। मीर अभी वल्लभ आपके साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि साल का 12% रिटर्न भी मिल जाए तो बेहतर है। ये 12% रिटर्न तो करीब करीब एफडी जैसा ही हो गया है, कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। इक्विटी मार्केट में आते कुछ अलग तरह से। मुझे पता था आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन वो अगले 10 साल के लिए CAGR कह रहे थे 12 से 15% का। तो यानी कि कंपाउंड है। हाँ, कंपाउंड, और वो भी इन लेवल्स है। अब आप इसे जोड़कर देखेंगे तो देन 10 साल के बाद आपको निफ्टी कम से कम यहाँ से, मतलब वो इन अ वे वो गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ से कम आपको 25-30 हज़ार के बीच में मिलेगा निफ्टी।
और वो आपको पता ही है, वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट देते हैं हमेशा, ही बिलीव्स इन आउट परफॉर्मेंस। पर हाँ, ये ज़रूर है। लेकिन आप ये बताइए आज एफएनओ में, क्योंकि देखिए कल भी हमने देखा था, आपने 10,000 का जो लेवल है ना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन जिस तरह का है, एंड कंसिडरिंग कि हम एक्सपायरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी आई थिंक आज भी मार्केट का बिहेवियर जिस तरह से है, ये कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता कि इस सीरीज को हम 10,000 के ऊपर क्लोज करने में सफल होंगे। मीर, ये कह सकते हो आप एक बार कि हम 10,000 के ऊपर हम क्लोज क्यों नहीं करेंगे? उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह हैं। पहला, आपके पास एक अच्छा प्रीमियम नहीं है। ये 10,000 की कॉल, वैसे एक बार मैं आपको पहले दिखा दूं, ये 10,000 की कॉल में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, क्योंकि जुलाई सीरीज की है, ये रोल होती ही नहीं है। तो अगस्त सीरीज के अंदर भी अगर आप 10,000 की कॉल देखेंगे ना, तो कुछ खास बड़ा मूव है नहीं। लेकिन एक और चीज़ मेरे आपको मैं बताऊं, ये जो 27% का भी आप ओपन इंटरेस्ट नीचे देख पा रहे थे ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी सौदे सेटल नहीं हुए हैं। इसमें कुछ 10,000 की कॉल राइटिंग भी पड़ी हुई है। ये 27% ऐसे नहीं हो सकता था, ये 27% जो आपको दिख रहा है। इसलिए 10,000 एक लेवल है, वो अचीव तो कर लिया, लेकिन ये मेक और ब्रेक की डेफिनेशन में ब्रेक भी आता है। ये मेक तो हो गया, लेकिन ब्रेक का भी हिस्सा इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जो अभी तक सेटल नहीं हुआ। एक चीज मैं आपके सामने और कहना चाहता हूं, वो है डिस्काउंट। निफ्टी का स्पॉट और निफ्टी का फ्यूचर्स आपको देख के लग जाएगा कि अभी भी फ्यूचर्स के अंदर वो जो एक होता है ना कि आप छूट गए पीछे, आपको पाना है, वो नहीं दिख रहा है। एक्सपायरी से पहले वो नहीं दिख रहा आपको। तो 2 चीजें हैं मेरे लिए, डिस्काउंट एंड फर्स्ट 10,000 की कॉल के अंदर जो ह्यूज ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ये 10,000 के ऊपर टिकाए, क्लोजिंग दिलवाए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। निफ्टी बैंक की सिचुएशन कुछ अलग है मीर। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे ना, निफ्टी बैंक के पास 24,300, 24,200 की पुट का राइटिंग का स्ट्रांग बेस है। आज भी आप देखें, जब निफ्टी लाल निशान में आ गया था, बैंक निफ्टी लाल निशान में नहीं आया था। इसका ओपन इंटरेस्ट आप 27%, 8% के मुकाबले करीब 50% जो कि 4% है ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स में एक मील का पत्थर होता है, और यहां से ही समझा जाता है कि बाजार के अंदर कितनी डेंसिटी, कितनी वॉलिडिटी है। मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास इन पर्टिकुलरली 24,200, 24,300 का अहम सपोर्ट है, ये नहीं तोड़ेगा। तो खैर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखी है। लेकिन किरण मेरे साथ बने हुए हैं। किरण, आपके रिकमेंडेशन क्या है बैंक निफ्टी पर? क्योंकि हमने जितना स्टडी किया है 24,200, 24,300 नहीं तोड़ेगा। अब शायद हमको 26,000 का सेलिब्रेशन भी करना पड़ेगा बैंक निफ्टी पर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं और डेरिवेटिव डेटा जो आपने बहुत आसानी से समझाया, तो बिल्कुल एक तेजी का रुझान देखने को मिलेगा। पर शायद कल दोपहर के बाद वापस एक बार तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है, करीबन 24,350 से लेकर 24,450 का ये बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये टूटेगा नहीं। अभी देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंटली ये 24,600 के ऊपर कब चलना चालू कर देगा, ताकि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको वापस एक बार देखने में मिलेगी। इस शुक्रवार को वीकली और मंथली एक्सपायरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। मेरा मानना है कि एक हायर हाई देखने को मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। कुछ पिक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या किरण, इन लेवल्स के आसपास, अगर आपको लेट्स से रोल ओवर के लिए भी ले जाना हो तो? देखिए, एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक अच्छा खासा स्टॉक है, जो कि बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका था, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन पे आ गया है, और 960 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि पिछले 3 महीने से ले चुका है। और वैसे भी फाइनेंस कंपनीज बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये एक लगा रहा नेगेटिव डाइवर्जेंस था, पर अभी पिछले करीबन 1-1.5 घंटे में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। 1040 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस करीबन 984 का रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ एशियन पेंट्स में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत क्रूशियल लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, पर ब्रेकआउट होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। 1165 लेवल रहेगा, जिसपे ध्यान हर निवेशक ने रखना चाहिए। 1165 के ऊपर अगर चलता है तो पिछले 3 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहलाएगा, और फिर ये स्टॉक करीबन 1200 के ऊपर के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे, यानी नेक्स्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो ये 2 स्टॉक्स जिसमें मेरी नजर है। बिल्कुल।
इस बीच चलिए बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट के नंबर्स की, एंड इट्स अ डिस्क्लोजर कि ये हमारे ही समूह की कंपनी है। तो जी एंटरटेनमेंट के नतीजे जो हैं इसमें हमने रेवेन्यू में अच्छा सुधार देखा, कंसिडरिंग कि हेडविंड्स एक्सपेक्टेड थे ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के लिए। और अगर हम एड सेल्स रेवेन्यू देखें तो इसमें इनफैक्ट डबल डिजिट में भी अच्छा रुझान देखने को मिला है, 14% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। सिमिलरली अगर आप सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी अच्छा सुधार देखने को मिला। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिहिर मोदी इस समय मौजूद हैं फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट। मिहिर, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक जो बेसलाइन एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट, बिकॉज इट्स द ट्रेंड सेटर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, वो होती है बीटिंग द इंडस्ट्री एवरेज, सेटिंग द बेंचमार्क फॉर द इंडस्ट्री एंड आउट परफॉर्मेंस। ये फैक्टर्स देखने को मिले हैं नतीजों में, कंसिडरिंग दैट दिस वाज अ चैलेंजिंग क्वार्टर, चाहे वो जीएसटी रोल आउट की वजह से हो, सम ऑफ द लार्ज एफएमसीजी प्लेयर्स वर नॉट फुल्ली पार्टिसिपेटिंग ऑन द एडवर्टाइजिंग साइड एंड ऑल। ओवरऑल आप इस क्वार्टर को कैसे देखते हैं? दो तरीके से देखेंगे इस क्वार्टर को, और बिल्कुल जैसे आपने कहा, एक इंडस्ट्री के लेवल पे अगर देखें तो हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट था कि एफएमसीजी कंपनियां और कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी ये जीएसटी के पहले उन्होंने थोड़ा अपना एडवर्टाइजमेंट स्पेंड रोक के रखा हुआ था, तो वो फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो एक इंडस्ट्री लेवल पे अगर मैं देखूं तो हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन जब हम कंपनी तक आते हैं तो जी एंटरटेनमेंट का ये हमेशा इंटेंशन रहा है और हमने उसको प्रूव भी किया है कि हम इंडस्ट्री लेवल से हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इस क्वार्टर में फिर से हमने इंडस्ट्री से बेहतर नंबर दिए हैं। तो उस हद तक सेटिस्फैक्शन है। इंडस्ट्री की ग्रोथ बेहतर होती तो और अच्छा होता, लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म मामले हैं। ये एक इस क्वार्टर में था, मे बी जुलाई में थोड़ा सा होगा वैसा स्लो डाउन, लेकिन एक ये पास होने के बाद हम आशा रखते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और उस वजह से हमारा ग्रोथ इससे भी बेहतर हम दिखा पाएंगे। मेरी ये ग्रोथ कितनी होगी, क्योंकि ठीक है इस बार तो जीएसटी है, लेकिन आने वाले टाइम में ग्रोथ कितनी होगी? शुरू में जो आंकड़े दिए गए थे वो 13-14%, 15% इंडस्ट्री ग्रोथ एडवर्टाइजमेंट साइड पे दिए गए थे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने। अब ये हुआ है, इसमें दो चेंजेस हुए हैं हल्के से। एक की जो डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट था वो जनवरी फरवरी में थोड़ा दिखाई दिया था, और ये जीएसटी की वजह से फिर से एड ग्रोथ थोड़ी जून और जुलाई में स्लो डाउन हुई है। तो जो कैलेंडर ईयर है 2017, और नॉर्मली एड ग्रोथ लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से मेजर करते हैं, तो उसमें थोड़ा हल्का सा जो 13 से 15% ग्रोथ पहले की जो सुनने में आता था उससे थोड़ा स्लो डाउन होगा, पर हम आशा रखते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ तो फिर भी हो ही जाए इस कैलेंडर में। और जहाँ तक नेक्स्ट ये फिस्कल का सवाल है, यानी कि ईयर एंडिंग मार्च 2018, उसमें तो हम आशा रखते हैं कि एक टीन्स में ग्रोथ हो एड में, क्योंकि ये Q1 ऑफ FY17 भी थोड़ा स्लो ही रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि वो थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाएगा लो बेस का, और इसलिए हम नॉर्मलाइज ग्रोथ रेट पे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। मीर, ऑल्सो इनफैक्ट इफ़ यू कैन जस्ट एलाबोरेट जो जीएसटी का इम्पैक्ट था, अब हमने देखा द एफएमसीजी कंपनीज दैट वी हैव बीन स्पीकिंग टू, उनकी तरफ से एटलीस्ट इस समय जो फीडबैक मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि शायद जीएसटी की जो चैलेंजेस थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री पाइल अप एंड द स्टॉक क्लियरेंस, वो उतनी प्रोलॉन्ग ना हो जितना शुरू में एस्टिमेट लगाया जा रहा था। इफ़ दैट इज़ ट्रू देन वन कैन एक्सपेक्ट कि उनकी तरफ से जो स्पेंडिंग है वो भी बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड, मे बी एज अर्ली एज नेक्स्ट क्वार्टर। मोस्ट सर्टनली मैं तो ये आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर मीनिंग अक्टूबर शुरू होने से पहले ही एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स हल्के से बढ़ जाने चाहिए। हालांकि जुलाई में वी आर स्टिल सीइंग अ स्लाइट स्लो डाउन ऑफ दैट जीएसटी इम्पैक्ट, बट वी एक्सपेक्ट दैट कि द सीजन विल बी अपॉन अस वेरी सून, और नेक्स्ट क्वार्टर जो अक्टूबर में शुरू होता है उससे पहले ही स्पेंड्स बैक टू नॉर्मल लेवल पे आ जाने चाहिए।
मीर कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है चैनल्स के अंदर, जैसे कि आपने रिलायंस के बिग गंगा, बिग मैजिक को लिया, स्पोर्ट्स बिजनेस को सेल ऑफ करने की बात आई है। ये सारी पूरी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? हालांकि रिलायंस की तो हमको डिटेल शायद मिली है कि आपने वो कंप्लीट कर ही लिया, बुक्स में एडजस्टमेंट कर ली है। सो रिलायंस जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल हमने वो डील का इफेक्टिव डेट एज पर द कोर्ट प्रोसेस हो गया है, तो हमने उस वजह से फर्स्ट क्वार्टर में ही रिलायंस के ब्रॉडकास्ट बिजनेस जो डीमर्ज करके हमने रिवर्स मर्ज किया था उसके नंबर्स कंसोलिडेट कर लिए हैं। तो वो अभी उसमें थोड़ी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कंसोलिडेट हो चुके हैं नंबर्स हमारे बुक्स में। और जहाँ तक बाकी रीस्ट्रक्चरिंग का सवाल है, तो वो हमने बस अभी इस बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लेके हमने वो काम शुरू किया है। तो हम आशा रखते हैं कि इस फिस्कल में उसके से ज़्यादा काम रीस्ट्रक्चरिंग का कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल बिजनेस है मिहिर, और उसमें भी यू नो आई मीन यू हैव बीन हंग्री, यू हैव ऑलवेज बीन ओपन टू एक्विजिशन। एक तो क्या इस तरह की कोई एक्टिविटी या डील इज ऑन द रेडर राइट नाउ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विच आर द न्यू जोग्राफीज दैट यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट? So I think on both those counts, I would say we are constantly looking at opportunities. So for example, for the investments, we are constantly evaluating what kind of investments we should be doing, and as soon as we find an appropriate asset or a target, then we would certainly make investments or acquire. तो उसमें कोई specific अभी बताने वाली चीज़ नहीं है, और जैसे ही कुछ होगा बता देंगे। और ज्योग्राफीज का सवाल है, हम यूरोप में और लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में कुछ आइडेंटिफाइड मार्केट्स हैं जहां पर हम एक्सपैंड कर रहे हैं इंटरनेशनल, हमारे जो इंडियन चैनल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल करने के लिए। हालांकि इस बार जैसे कि हम करते आ रहे हैं, इंडियन चैनल्स को लोकलाइज करके हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि या तो डब करके या सबटाइटल करके उसको हम वहाँ की जो लोकल ऑडियंसेस हैं उनके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमने स्पेनिश लैंग्वेज में किया है, अभी जर्मन लैंग्वेज में किया है, और इस तरीके से हम लैटिन अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में ये करते रहेंगे। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए पूरे रिजल्ट्स पे और आगे क्या पूरी ग्रोथ कैसे रहेगी जी के एंटरटेनमेंट के बारे में। शुक्रिया मीर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक डिस्क्लोजर भी दे दें, ये इनके पेरेंट्स सेम है, जी बिजनेस और जी एंटरटेनमेंट के पेरेंट्स सेम है, तो एसएल ग्रुप से ही दोनों ताल्लुकात रखती हैं। फिलहाल ये 540 पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, स्वाभाविक है जब इस तरह का शेयर चलता है तो नंबर्स पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। आज सिर्फ वही दौर है, अदरवाइज आउटलुक तो पूरी तरह से बुलिश ही नज़र आ रहा है, खासकर रेवेन्यू मॉडल को लेकर जो कि ऐड से आता है जीएसटी के बाद, अब ये तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते, मेरे साथ दो मेहमान तो बने हुए हैं, किरण से बात कर रहे हैं, साथ ही मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अनुज दीक्षित भी हैं। अनुज, कैसे ट्रेड किया अब तक के 10,000 की जर्नी में, और आगे कैसे ट्रेड करेंगे? यानी कि ठीक रहा है सब कुछ ट्रेड? आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, अभी शायद वो ईपी लगा रहे हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ही देर में चलेंगे उनके पास। लेकिन यही है, मुझे लग रहा है कि देखिए 9975 9980 इन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी क्लोजिंग देना चाहता है। अनुज इस बीच जुड़े हैं हमारे साथ, तो डिम्पी आप पूछना चाह रहे थे? अनुज, अब क्या कर रहे हैं आगे? आपको 10,000 की पहले तो बधाई हो, आप कह रहे थे कि 10,000 पहुंचेगा, पहुंच गया, अब आगे की राह दिखाइए आप। नहीं पहुंचे, चलिए अभी नहीं पहुंचे। अभी आवाज़ पहुंची नहीं है, लेकिन हमारे साथ अंचल हैं और पूजा हैं। रिजल्ट्स हैं वो सबसे बड़ा ट्रिगर है, जैसे हम वल्लभ भंसाली से भी बात करें तो उन्होंने भी कहा, तो इसी पर बात करते हैं। चलिए पूजा, पहले आप बताइए। जी, मेरे पास HDFC और येस बैंक के प्रीव्यू है, दोनों ही
से स्टेबल नंबर्स की उम्मीद है। अगर एचडीएफसी से बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंड चला आ रहा है एक स्टेबल क्वार्टर्स का, इस बार भी हमारी उम्मीद है कि वो बरकरार रहेगा। लेकिन जो पैट है वहाँ पर 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वो उसका रीज़न ये है कि पिछले क्वार्टर 1 में कंपनी ने एचडीएफसी एर्गो में हिस्सा बेचा था, तो वो हिस्सा बिक्री से कंपनी को एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था, जिसकी वजह से बेस काफ़ी ज़्यादा था, तो उसके सामने एक गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें एनआईआई के फ्रंट पर और एनपीए के नंबर स्टेबल रहेंगे। लेकिन कंपनी का जो एक्सपोजर है इस बार, जो एनसीएलटी में जो 12 अकाउंट इस बार गए हैं, तो एचडीएफसी का भी उसमें करीब 900 करोड़ का एक्सपोजर का मामला ये सामने आया है। तो इस बार प्रोविजनिंग बढ़ने का खतरा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कि एचडीएफसी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह की कमेंट्री इस बार उस अकाउंट को लेकर, प्रोविजनिंग के फ्रंट पर और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर किस तरह की कमेंट्रीज उस अकाउंट को लेकर निकलते हैं। इसके अलावा येस बैंक के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मोरलेस स्टेबल ही नंबर्स की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर भी पिछले क्वार्टर बैंक ने एक अकाउंट के सामने हैवी प्रोविजनिंग की थी, एक कंसर्न वहाँ पर देखने को मिला था। तो उस क्वार्टर इस क्वार्टर में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर रहेगी, कितने स्लिपेजेस होते हैं। और इसके अलावा जो हम बात भी कर रहे थे, जो येस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक हैं, उनमें इस बार जो एग्री सेक्टर है वहाँ से कुछ कंसर्न देखने को मिला है। इस बार राज्यों की कृषि कर्ज माफी के चलते येस बैंक के बुक्स में भी देखना होगा कि किस तरह का प्रेशर होता है। वैसे तो हमारा अनुमान है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रॉस एमपीए के जो नंबर्स आएंगे वो 1.4% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस एक फैक्टर की वजह से देखना होगा कि किस तरह की मुश्किलें येस बैंक के लिए खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो एचडीएफसी और येस बैंक, इन दोनों ही से एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स होंगे, लेकिन एचडीएफसी ये टिपिकली मार्केट को अनस्टेबल करके रखता है, क्योंकि जब ये चलता है तो बाजार चलता है और जब ये कमज़ोर होता है तो बाजार वीक भी हो जाता है। अब 10,000 पे है सिद्धार्थ, एचडीएफसी के नंबर उतरेंगे मार्केट में, कैसे आपको लग रहे हैं नंबर्स? क्योंकि हमने प्रीव्यू जो छापा है उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है कि शायद थोड़ा सा प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिख सकती है। ये प्रोविजनिंग और एनपीए जैसे बाजार सुनता है ना तो थोड़ा इसको घबराहट होने लगती है। एचडीएफसी के साथ भी यही होगा? देखिए पॉसिबिलिटी है, बट हम मानते हैं कि एचडीएफसी के नतीजे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक रहेंगे। यहाँ पे प्रोविजनिंग अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो मार्केट उतने नेगेटिवली नहीं लेगा। और दूसरी बात, जो येस बैंक की बात कर रहे हैं, हम मानते हैं कि नतीजे तो बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि निम्स इनके हमेशा बढ़ के आते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा कि जो प्रोविजनिंग का जो डेटा बाहर निकला था आरबीआई द्वारा कि इन्होंने प्रोविजनिंग कम की थी, इस पे और क्लैरिटी अगर आती है नतीजों में तो हम मानते हैं कि येस बैंक पे स्टॉक का जो एक ओवरहैंग है वो निकल जाएगा। चलिए इस बीच येस बैंक का एक टेक्निकल व्यू ले लेता हूँ। खैर नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, एक बार किरण आप देखेंगे जरा येस बैंक को। बिल्कुल अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है और अच्छा सपोर्ट करीबन 1590 1592 के लेवल्स पे है। निपी जी, जब तक ये लेवल टूटता नहीं तब तक मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। और मेरा मानना है कि जो स्विंग टॉप है, पिछला स्विंग टॉप जो कि अप्रैल 2017 में लगाया था करीबन, जिसकी वैल्यू 1648 है, वो क्रॉस करते नजर बिल्कुल देखने को मिलेंगे और एक नया हाई बनेगा। तो मेरा मानना है कि जो डेरिवेटिव डेटा है, ऑप्शन चेन डेटा है, ये पूरे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। आज अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी सवेरे ऐड होते नजर आ रहा था। अभी के लिए कुछ खास उसके बाद बढ़त नहीं देखी, पर मेरा मानना है कि नीचे से अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। 1587-85 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 1648 के लेवल्स के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है ना, मैं आपको 2 शेयर और जरूर दिखाना चाहूंगा जिसके नंबर्स अभी भी थोड़ी देर में आ सकते हैं। एक तो वेदांता, आप ये देखिए इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर चल रहा है, और साथ ही इनकी एक और कंपनी भी है हिंडाल्को, आप इसको भी देखिए इसी ग्रुप में मेटल्स में। ये ऑलमोस्ट दोनों ही शेयर्स दिन के उच्चतम स्तर पे, मीर 2.5% ऊपर हिंडाल्को एंड वेदांता ठीक नंबर से। मेटल स्पेस अच्छा आज आउट परफॉर्म कर रहा है और इनफैक्ट इस पर नज़र भी रख सकते हैं। अगर आपने देखा भी हो, जो इनफैक्ट डेटा भी हम दिखा रहे थे कि 8 से 10,000 में भी अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा था। खैर अनुज दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार थोड़ा इंटरनेशनल सेटअप भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अब अगर आज 10,000 के आंकड़े की बात नहीं हो रही होती तो अदरवाइज इट्स अ वेरी फ्लैट मार्केट एट दिस पॉइंट। अगर आप देखें निफ्टी को तो ये टिपिकली वैसा मार्केट है जिसमें डिम्पी बहुत रोते हैं कि आज कुछ नहीं हुआ। तो आप इंटरनेशनल मार्केट को देखिए, यूरोप में रुझान अच्छा है, हरे निशान देखने को मिले हैं अक्रॉस द इंडाइसेस। सिमिलरली हमने यूएस में भी देखा जो ट्रेड हो रहा है इस समय, एटलीस्ट वहाँ से कोई
मेजर नेगेटिव क्यों नहीं है मार्केट के लिए। और ऐसे में फिर टेक्निकली वो जो 10,030, 10,050 इस तरह के लेवल्स की बात होती है वो टिपिकली चेज होता है। एडवांस डिक्लाइन को एक बार देख लेते हैं। आज रुझान जिस तरह का देखने को मिला है, इफ़ यू लुक एट द ब्रॉडर मार्केट एडवांस डिक्लाइन, आप NSE या फिर BSE के एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे तो वहाँ पर जो ट्रेंड है वो अभी भी देखिए 50-50 है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स मैनेज हुआ है 10,000 के आसपास एंड देन ब्रॉडर मार्केट हैज़ वीकनेस। अनुज, आपने आज क्या ट्रेड किया है मार्केट में? देखिए मीर, अभी भी जैसे बाजार का एक ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड वाइज तो ज़रूर से अब अभी भी ऐसा कुछ माहौल नहीं है जहां पर आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्ग साइड में ही दिखती हैं। और जिस तरीके से मार्केट का पूरा ट्रेंड बना हुआ है, हमने यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में बाइंग करने की बोला था, जिसमें हिंडाल्को और BDL माफ़ कीजिएगा वेदांता दोनों ही शामिल थे। इनमें एक अच्छा मूव जरूर से अनफोल्ड हो सकता है। अगर वेदांता में ऊपर की बात करें तो तकरीबन 278, 280 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को में वहीं पर तकरीबन 220, 221 पर एक रेजिस्टेंस आता है। एक बार वो क्रॉस होता है तो आप मूव और एक्सटेंड होते हुए देखेंगे जो तकरीबन 227 तक के लिए जा सकता है। तो इस तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी दिख रहे हैं बाजार के अंदर। एक बैंकिंग PSU जो सेक्टर है उसमें हमें ज़रूर से एक ऐसा लगता है कि बाजार में अगर यहाँ से 10,000 के ऊपर का कोई एक्सटेंडेड मूव दिखना है तो उसमें ज़रूर से PSU बैंक शामिल होंगे। तो ऐसे माहौल में हम यहाँ पर PNB को देख रहे हैं, SBI को देख रहे हैं। खैर PSUs बैंक शामिल होंगे। थोड़ी देर पहले मिहिर हमसे बैंक निफ्टी के बारे में भी समझ रहे थे F&O में, तो ये बात बिल्कुल तय है कि ये सभी सरकारी बैंक पर दारोमदार है कि ये 10,000 के ऊपर टिकाता है या फिर नहीं। अगर आ गया तो इन सरकारी बैंकों की बदौलत 10,000 के ऊपर बाजार चलेगा। लेकिन अभी कंजम्पशन की स्टोरी पे बाजार के अंदर चलते हैं, उसके दो बड़े पैरोकार भी हैं। पहला तो PVR और दूसरा नेस्ले। इन दोनों के नंबर्स भी आज ही मार्केट में उतरेंगे, मतलब कल आने हैं, आज हम आपके सामने अनुमान उतार देते हैं। मेरे साथ अंचल है। अंचल, PVR और नेस्ले दोनों के नंबर्स कैसे हैं जरा बताएं। देखिए, एक तरफ PVR की बात करें, बॉटम लाइन वीक रहेगी साफ साफ, क्योंकि देखिए जो फुटफॉल्स हैं वो डेफिनेटली बढ़ी हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू करीब 12-12% बढ़ रहा है। लेकिन जितनी भी फुटफॉल वॉल्यूम्स बढ़ी हैं वो छोटे हॉल्स में, यानी जो इनके लो मार्जिन हॉल्स हैं वहाँ बढ़ी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एबिटा और एबिटा मार्जिन्स पे प्रेशर रहेंगे। एबिटा की अगर बात करें तो महज 7% की बढ़त देखने को मिलेगी और एबिटा मार्जिन्स रिसीड होंगे। ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आ सकती है और 19.5% पे एबिटा मार्जिन आ सकते हैं। मुनाफे की जहां तक बात रही, करीब 3% अनुमान है। कारण एक तो ओवरऑल ट्रिकल डाउन इंपैक्ट हो रहा है, जिस तरह से खर्च बढ़ रहा है उसका डेंट लग रहा है, साथ ही कंपनी का अदर इनकम सेगमेंट भी कम होता हुआ दिखेगा और हायर टैक्स पे आउट होगा। दूसरी ओर अगर हम नेस्ले की बात करें, फ्लैटिश टू पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। एक तरफ मैगी वन हैंडेडली ड्राइव कर रहा है नेस्ले के नंबर्स को, वापस से 60% में मार्केट शेयर पे आ चुकी है मैगी, लेकिन उसी की वजह से कंपनी का खर्च भी बढ़ रहा है। देखिए, नए वेरिएंट्स लॉन्च किए, उसके ऊपर उनको विज्ञापन खर्च बढ़ाना पड़ा, जो कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन्स में प्रेशर डाल रहा है। अगर आप एबिटा मार्जिन्स की बात करें, 20.6% से घट के आप 19.1% रहने का अनुमान है। लेकिन जहां तक रही बात बॉटम लाइन की, 240 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है, ऑलमोस्ट 4% की बढ़त रहेगी। इसकी अगर आप ओवरऑल देखें, एक अच्छी चीज ये होगी कि कंपनी पे जो थोड़ा बहुत डेट था वो भी इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं पे ऑफ होता हुआ दिखेगा और पूरी तरह से जो ब्याज लागत है वो साफ होती हुई दिखेगी। उसका फायदा कहीं ना कहीं इस बार बॉटम लाइन को आएगा। ठीक है, खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन मैगी भी बिकेगी इनके जो नई वेरिएंट्स हैं। मैं तो उल्टा ये पूछने वाला था कि इसमें आपका योगदान कितना होगा। मैगी की बिक्री में, नए वेरिएंट्स की बिक्री में मेरा योगदान बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, पुरानी ओल्ड स्कूल मैगी में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। वो लग रहा है मुझे। नहीं, ये मैगी नहीं है, उसके अलावा जो एडिशनल टॉपिंग्स का योगदान है। नहीं, अच्छा, ये नए वेरिएंट्स आए, ये बिकेंगे बाजार में? इनका अभी तक डिम्पी देखिए रिस्पांस बहुत मिक्स्ड आया है। जो यंगर साइड है जिसको इन टारगेट कर रहे थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वहां से एक अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं जो ओल्ड वेरिएंट्स, ओल्ड ट्रेडिशन मैगी को फॉलो करते हैं, हमारी तरफ से बहुत गंदा रिस्पांस है। चलो ठीक है, अब क्या करना चाहिए किरण? नेस्ले में बात कर रहे हैं? जी जी, इसी की बात कर रहा हूँ सर। नेस्ले का ही प्रोडक्ट है मैगी। नहीं, नेस्ले में बिल्कुल होल्ड करके ही चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है। अभी एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और 7,000 के ऊपर जाएगा तो एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। ये सिर्फ टाइम ही है जो कि इस स्टॉक को इसके ऊपर ले जाएगा और जिस दिन वो जाएगा तो एक नया ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर टारगेट्स 8,000 के ऊपर के भी देखने को मिल सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म बेट है, 1 साल 1.5 साल का व्यू रखना चाहिए इस स्टॉक में, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए, खैर अच्छा है इतना लंबा व्यू, लेकिन मार्केट जिन लेवल्स पे है थोड़ा कई बार लोग सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले नीचे कितना आएगा ये भी बताइए आप। तो खैर 9975 पर है निफ्टी। जो निफ्टी बैंक की हमने बात की ना अनुज,
निफ्टी बैंक पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, आपने ट्रेड किस तरह से किया है? बिकॉज यहाँ पर एटलीस्ट व्यू बड़ा क्लियर है कि लोग 25,000 तक के लेवल्स की उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल निफ्टी बैंक। जी मीर, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से ज़रूर से बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है और वो डेली बेसिस पर अपने एक नए हाइज बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी अगर ट्रेंड वाइज देखें तो जब तक बैंक निफ्टी तकरीबन 24,300 24,280 के सपोर्ट को होल्ड करता है, तब तक अपसाइड के टारगेट जैसा आप बात कर रहे थे तकरीबन 24,700 24,800 तक की भी अपसाइड ओपन है। और जैसा मैं आपसे बात भी कर रहा था कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छा मूव आना चाहिए, वो ज़रूर से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ लेके आएंगे जिन्हें बाद में कैचअप करेंगे अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में भी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और ये एक सेक्टर होगा जिसका वेटेज तकरीबन 25 से 30% के आसपास निफ्टी में बनता है। तो मेरे ख्याल से ज़रूर से निफ्टी को ये एक सेक्टर रहेगा जो स्ट्रेंथ देगा आने वाले दिनों में। ठीक है अनुज, एक और चीज़ बताइए, अभी ना हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आने हैं और नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे कि कैसे इसके रह सकता है अनुमान, लेकिन ट्रेड कैसे लेना है? क्या इसको मैं BTST करके जा सकता हूँ क्या? देखिए डिम्पी, अगर ट्रेंड वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प के अंदर जब तक 3750 का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। एक बार वो लेवल क्रॉस होते हैं तो आप ऊपर में तकरीबन 3780 38 तक की अपसाइड देख सकते हैं। तो अगर BTST के हिसाब से किसी को लॉन्ग करना है ये सोचते हुए कि अगर रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव रहते हैं और वहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है, तो यहाँ पर तकरीबन 3685 का स्टॉप लॉस लेके कैश मार्केट के लेवल हैं, यहाँ पर अभी लॉन्ग किया जा सकता है। अपसाइड में जैसे मैंने कहा कि पहला इनिशियल रजिस्टेंस तकरीबन 3750 के आसपास आता है, जिसके क्रॉस करने के बाद एक अपसाइड तकरीबन 30 रुपए 35 रुपए की और जो कि तकरीबन 3780 तक आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेंगे। तो एक लंबी अवधि के मूव के लिए 3780 3800 लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में अगर एक आइडिया लेना है BTST के हिसाब से तो अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं, 3680 के स्टॉप लॉसेज रखें, 3750 और 3780 दो टारगेट्स होंगे। मीर, आप लगातार ना कॉलर्स भी हमको जो सवाल पूछते थे ना, आज सवाल का थोड़ा ट्रेंड बदल गया। आज उस सवाल में ये पूछ रहे थे हमको शॉर्ट करना है, हमको करना क्या है? तो आपसे मैं उनका सवाल का जवाब से पूछ रहा हूँ, शॉर्ट करना है क्या, कोई गिरावट आ जाए उस टिप का इस्तेमाल करना है बाइंग के लिए फिर से? देखिए, अगर वो आपका कॉलर और मैं जैसे हमारे ज़्यादातर दर्शक होते हैं, अगर वो रिटेल है ना तो उनको तो इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो ओनली थिंग दे कैन डू इज दे कैन रिमेन कॉशियस। और जो टिपिकली इस तरह के मार्केट में होता है कि आपको अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट टॉप पर ना कोई निकल पाता है, एग्जैक्ट बॉटम पर ना कोई एंटर कर पाता है, ये नियम है मार्केट का। तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप टारगेट एक्सटेंड करते रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपको सेफ रहना है मार्केट में तो। पर वो बड़ा ही डिसिप्लिन होना चाहिए, ये नहीं कि 50 पॉइंट नीचे है तो आप ये सोचो कि कल एक रिबाउंड मिल जाएगा, उसको बहुत ही टाइट रखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कर लीजिए इस्तेमाल। एक ऐसी थीम है, एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट के अंदर आपको बनाए भी रखेगी और आपके प्रॉफिट्स को लॉक भी कर देगी एक सर्टेन पॉइंट पे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए और बाजार के अंदर आगे बढ़ते रहिए। शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा भी रुक जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइनल बेट देखते हैं। आज रजत नहीं है, संदीप है। संदीप बताइए। पहली बात तो काफी मुश्किल है रजत के शूज में घुसना, और आज के दिन जब 10,000 मार्केट है, जब हम वर्ड ऑफ कॉशन रेस कर रहे हैं, तो ऐसे बाजार में स्टॉक निकालना काफी मुश्किल है। जब वर्ड ऑफ कॉशन की बात है तो एक थीम है जो कि आज बाजार में काफी एक्टिव हो रही है दिम्पी, वो है जो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स है वो काफी एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि अगर बाजार में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी ऊपर होती है तो डिफेंसिव्स काफी ज्यादा फोकस में आते हैं। तो लाइका लैब्स एक शेयर है जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं, ये भी अभी पिकअप करना शुरू हुआ है और यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट्स की जहां तक बात है तो डेली वीकली चार्ट्स पर ये शेयर काफी मजबूत नजर आ रहा है, जो अहम एवरेजेस है उसके ऊपर। और इनफैक्ट जो बाइंग इंटरेस्ट है बीते कुछ दिनों से देखने को मिला है, बीते 8 दिन से अगर आप देखें तो जो इसके जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं वो करीब 50% के आसपास के देखने को मिले, तो काफी ज्यादा मोमेंटम में है और अच्छी खासी डिलीवरी इस काउंटर में मार्क होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी जो Q1 के नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, जो नंबर्स आएंगे उसमें हो सकता है कि टर्न अराउंड देखने को मिलेगा ईयर इन ईयर बेसिस पे। घाटे से कंपनी मुनाफे में आ सकती है, ये एक फंडामेंटल फैक्टर है जो कि स्टॉक को ड्राइव कर रहा है। और टेक्निकल चार्ट्स पे जिस तरह की डिलीवरी इस काउंटर पे मार्क हो रही है और मिड कैप फार्मा में जिस तरह से अब बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ये शायद एक काफी बेटर पिक हो सकता है आज के लिए। इसमें अगर आप उतरे तो 64 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, 58.30 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो 64 तक का टारगेट के लिए और 58.30 का एक स्टॉप लॉस आप रख के इसमें सौदा खड़ा कर सकते हैं, या आप इसको कैरी भी करना चाहें ना कर सकते हैं। फिलहाल अभी 6% दिन के 54 रुपये विद द वॉल्यूम और काफ़ी स्मार्टली प्ले करता हुआ
लेकिन 64 का टारगेट है जो शायद अभी भी बनाए रखते हैं। मैं 2 शेयर आपको दिखाता हूँ फार्मा की, क्योंकि फार्मा का ये शेयर था। एक आपको दिखाता हूँ डिविस लैब और दूसरा था तो ग्लेनमार्क। ये दोनों बिल्कुल उलट चल रहे हैं। डिविस लैब इस समय दिन के निचले स्तरों पर, ग्लेनमार्क इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर आके आया, 1.5% ऊपर है। सिद्धार्थ, आप क्या करेंगे? डिविस लैब को बाइंग और डिप करेंगे या फिर ग्लेनमार्क जो चलता हो शेयर ऐसी के साथ चलेंगे? देखिए, ग्लेनमार्क रिलेटिवली ये दोनों से बेहतर है, बट मैं अगर फार्मा की बात करें तो दोनों में बाइंग नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि कैडिला पे बहुत अच्छा एक रुझान बन सकता है आने वाले समय में। कोई भी गिरावट आती है तो कैडिला पे ध्यान दिया जा सकता है, कैडिला पे बाइंग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कहीं भी फॉल दिखता है तो हम मानते हैं कि लीडिंग कंपनी जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, जिसमें बहुत सारे एपीआई अप्रूवल पेंडिंग है, बहुत सारे एपीआई अप्रूवल आ रहे हैं, और साथ ही साथ 483 के हिसाब से जो यूएसएफडीए के अटकलें रहती है ये सारी कंपनियों में, औरोबिंदो और कैडिला रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है बाकी कोई भी कंपनी से। मीर, आज जब हम मधु से बात कर रहे थे ना, मधु सुंदरकेला से, वो कह रहे थे कि आईपीओ थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, वो ओवर हीटेड लग रहे हैं। आज सालासर की भी लिस्टिंग हुई है, ये भी 150% का लिस्टिंग गेन देखा गया है। ये है बाजार में, ये हिस्सा गर्म हो चुका है, इससे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। नहीं, देखिए, आई थिंक इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप देखिए जो ओवर सब्सक्रिप्शन जिस तरह का हो रहा है, जिस तरह की बिड्स आ रही हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है अभी भी मार्केट में। जो इशू है वो ये है कि मार्केट किस तरह की वैल्यूएशन किस इशू को दे रहा है। सो देखिए, आप CDSL को या डीमार्ट को एक वैल्यूएशन देते हैं, अलग है बिकॉज इट्स अ मोनोपोली प्ले, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जहां पर शायद उतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन क्योंकि प्राइमरी मार्केट में चीजें चल रही हैं तो आपको जो भी अच्छी चीज मिलती है आप उसकी वैल्यूएशन थोड़ी खींच कर रख देते हैं। ठीक है, यही वो पॉकेट्स होते हैं जहां पर टिपिकली मार्केट जब टॉप आउट होता है ना, तब ओवर हीटिंग होती है, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। खैर, इस बीच ये आपको निफ्टी का सफर दिखा देते हैं, और ये निफ्टी कैसे कैसे गाड़ी चली निफ्टी अब मुझे समझ में, आज शो शुरू हुआ ना तब सब बार बार कह रहे थे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये ट्रेन आगे चल रही है। मैं सोच रहा था कि आप कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, बार बार आप बोल रहे थे आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये आगे बढ़ने का मतलब यही था, ये आगे बढ़ने का मतलब यही है। और अब देखिए किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और अब 3000 के लेवल पे आके हैं 30 जनवरी 2006 के अंदर। ये 1,000 का पायदान है, 1,000 का एक स्टेशन है, और गाड़ी कैसे छुक छुक करती हुई एक स्टेशन पे आ रही है, और कई बार तो एक ही साल में 2 स्टेशन को भी पार कर रही है, जैसे 2006 में हुआ। 3000 भी आ गया, 4000 भी आ गया, और 2007 आते आते हम 5000 के स्टेशन पे पहुंच चुके थे, और निफ्टी का सफर आगे भी जारी था। यही वैसे पड़ाव थे जहां पे एक बार हमको सब प्राइम दिखा, एक बार यूएस मार्केट्स का प्रेशर दिखा, उसके बाद सीधा बाजार ने 7000 के बाद जो लेवल लगाया उसको समय ले लिया, करीब करीब 7 साल का। 2007 के बाद सीधा 2014 के बाद हम ये लेवल्स वापस देखने को मिले। मिहिर, ये 7 साल का आधा वनवास तो निफ्टी को भी मिल गया, जो राम जी को 14 साल का था, और निफ्टी को करीब 7 साल का आधा वनवास मिला। लेकिन उसके बाद गति पकड़ी, 8000 निफ्टी ने बहुत जल्द लगा दिया, उसी साल लगा दिया। 2015 आते आते जब मोदी सरकार आ चुकी थी देश में, उसका तो गति आपको मालूम ही है कि कैसे चल रहा। 9000 और आज 10,000 का जश्न। 10,000, बिल्कुल। तो अब तो सुपर फास्ट, अब तो सुपर फास्ट हो गया। अब ये है कि ब्रेक लगनी चाहिए इसमें, एकदम ही नॉन स्टॉप ना चले। लेकिन हाँ, आई मीन दिस इज इंटरेस्टिंग जिस तरह का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि अब इन लेवल्स पर निफ्टी के आने के 10,000 आने के बाद अब इस स्टेशन से आगे आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, आपको कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, BTST कॉल्स क्या क्या हैं, ये जानना ज़रूरी होगा। तो साक्षी हैं हमारे साथ। साक्षी, आप कब से इस ट्रेन में सवार हैं निफ्टी की? एक्चुअली 2008 के बाद ही हम आए थे, जब सबप्राइम क्राइसिस हुआ था। वी वर दोज फर्स्ट वंस टू एक्चुअली विक्टिम्स टू फील दैट प्रेशर। लेकिन नाउ गुड टाइम्स आर कमिंग। आई थिंक 10,000 आज हिट हुआ है, एंड होप यही करते हैं कि आगे जाते हुए विल सी मच हायर लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड मार्केट्स एज वेल। बहुत सारी आज कॉल्स आई हैं और सभी पॉजिटिव नजरिए के साथ आई हैं। शुरुआत करते हैं लवली शर्मा की तरफ से, जो 2 कॉल्स आई हैं। अशोक लेलैंड पर ये बेट कर रहे हैं, 109 के टारगेट्स उन्होंने रेकमेंड किए BTST के लिए, 103 पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए रेकमेंडेशन दी है। IDBI बैंक इनको बैंकिंग स्पेस से पसंद है, जहां पर अगेन BTST रेकमेंडेशन है इनकी तरफ से 65 के टारगेट्स के लिए, 60 पर हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष ख्याल से हमने बातचीत की टेक्सटाइल स्पेस से, सेंचुरी टेक्सटाइल को इन्होंने चाहा, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलें।
1195 के टारगेट्स के लिए और 1130 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही फाइनेंस स्पेस से बजाज फाइनेंस इनको अच्छा लग रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 1695 के अपवर्ड टारगेट्स को देखते हैं, 1600 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आखिरी की 2 कॉल्स अरुण मंत्री की तरफ से हैं। यहाँ पर यूपीएल पर उन्होंने खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है 910 के टारगेट्स के लिए, 870 पर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। टायर स्पेस भी अच्छा बस कर रहा है और सीएट इनको पसंद है, बीटीएससी रिकमेंडेशन दी है यहाँ पर, 1910 के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं और 1850 पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ बीटीएसटी कॉल्स हैं, लेकिन इस बीच आप जो नीचे बैंड पे देख रहे हैं वो वेदांता के नंबर्स आ गए हैं। वेदांता के नंबर्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं और इस बार का मुनाफा जो उन्होंने जनरेट किया वो 2270 करोड़ का था और ये उम्मीद से बेहतर है। आप देखिए वेदांता इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर और इसका इनकम भी जो है वो उम्मीद से ज़्यादा ही आई है। 15,000 प्लस करोड़ रुपए की इनकम इस बार इन्होंने बुक्स में दिखाई और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2270 करोड़ की यहाँ पे आती हुई दिखी है। ये कंसो प्रॉफिट्स है जो हम आपके सामने कंसोलिडेटेड बेसिस पे बता रहे हैं और वेदांता इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर। थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि शायद नंबर्स इसके बेहतर ही रहेंगे। उम्मीद से स्ट्रीट को थोड़ा सा इसने सरप्राइज भी किया अपने नंबर्स के साथ, क्योंकि अच्छा कंसोलिडेटेड नंबर्स इन्होंने दिखाए। ये 1300 प्लस 1500 प्लस करोड़ की उम्मीद थी, लेकिन आए 2200 प्लस करोड़ के नंबर्स। बिल्कुल। चलिए, तो 273 के आसपास वेदांता इस समय ट्रेड करते हुए करीब 3.5% की तेजी। लेकिन सिद्धार्थ, कैसे लगे आपको नंबर्स, क्या कहेंगे आप वेदांता? नंबर्स बहुत बेहतरीन है, यहाँ से स्टॉक में अच्छा एक परफॉर्मेंस रह सकता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। साथ ही साथ हिंडाल्को के नंबर्स आए हैं। हम मानते हैं कि एल्यूमिनियम स्पेस में टीसीआरसी मार्जिन इंप्रूव होते हुए हिंडाल्को के भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। पूरा ही मेटल्स पैक में रियलाइजेशंस बेटर होते जा रहे हैं क्योंकि 100% मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि इस मेटल स्पेस के साथ उसके एंसिलरी बिजनेस को भी देखना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इंडिया इलेक्ट्रोड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 296 के टारगेट से ग्रेफाइट पे भी बाइंग की जा सकती है। ठीक है, ग्रेफाइट हालांकि अभी तो फ्लैट है, लेकिन वेदांता अपने नंबर्स के बेसिस पे चल रहा है। किरण, आपने कुछ रीड किया वेदांता पे, आप कुछ रिकमेंडेशन देंगे? वेदांता प्रैक्टिकली स्ट्रांग ही है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है ये स्टॉक और एक नया जो स्विंग टॉप लगाया था पिछले 4 दिनों पहले, उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। उस टाइम का स्विंग टॉप 273 था, अभी 274 पे ट्रेड कर रहा है। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मेरा मानना है कि ये 282-85 के लेवल्स जल्दी छूने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। देखिए, वेदांता में की टेक अवे ये भी है कि एक तो इनके जो मार्जिन हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और साथ ही अगर पिछले 4 महीनों में आप देखें, इन्होंने ऑलमोस्ट 9000 करोड़ की डेट को सर्विस भी कर दिया है। तो यही है कि इस बार की अर्निंग्स में इस तरह के जो पॉकेट्स ऑफ सरप्राइजेज आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक वजह दे रहे हैं मार्केट को कि जो वैल्यूएशन मार्केट ने दी है या फिर जो आउट परफॉर्मेंस दिखाया है उसे इंटैक्ट रखा जाए या फिर होल्ड किया जाए इन्हीं लेवल्स के आसपास। तो वेदांता है 274 के आसपास। एक बार पूरा मेटल स्पेस को भी देख लेते हैं। अभी सिद्धार्थ ने हिंडाल्को की बात की थी और हिंडाल्को पर भी हमने देखा था इनफैक्ट जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। एंड ऑब्वियसली टाटा स्टील मेटल में इस समय टेक्निकली आपको सबसे अट्रैक्टिव बाय कॉल कहाँ पर दिख रही है किरण? हिंडाल्को ही की बात करेंगे। मुझे लगता है कि हिंडाल्को इधर से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता नजर आएगा। पिछली बार आपके डेरिवेटिव्स शो में करीबन 200 के करीब हमने बाय रिकमेंडेशन दी थी, 220 के ही टारगेट्स रहे थे। तो मेरा मानना है कि 220 आ गया है, पर फिर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जो वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं अभी पिछले 1.5 घंटे में वो बहुत ही सराहनीय है और आज के एंड ऑफ डे पे भी मुझे लगता है कि काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिलेंगे, डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। अगर हम अगले सीरीज की बात करें तो मेरा मानना है कि ये 250 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा। ठीक है, इस बीच अभी नंबर्स भारतीय एयरटेल के नहीं आए, लेकिन भारतीय एयरटेल भी आज दिन में अच्छा प्ले देता हुआ दिख रहा है। एक बार उस पर भी आप रिकमेंडेशन ले लेते हैं। खैर, वेदांता पे ऑलमोस्ट आपको ट्रेड लॉन्ग पे करना है, पोजीशन है तो होल्ड करनी है। एक बार रुक जाइएगा, ये भी दिन के उच्चतम स्तरों पर चल रहा है भारतीय एयरटेल। सिद्धार्थ, आपका व्यू क्या है भारतीय एयरटेल पर? देखिए, हम तो ट्रैक नहीं करते हैं, नंबर्स पे एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे, बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस पे अभी भी बैलेंस शीट स्ट्रेच रहेगी। परफॉर्मेंस खास कुछ अच्छा नहीं रहेगा। आरपू में एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिलेगा क्योंकि जियो स्मार्टफोन और जियो मोबाइल अब जो भी आ रहा है एक और भी ट्रैक्शन आएगा, ये स्पेस में कंपटीशन आएगा। हम मानते हैं कि भारतीय एयरटेल से ज़्यादा बेहतर भारतीय इंफ्राटेल है जहाँ पे टेनेंसी राइट्स इंप्रूव हो रहे हैं। अगर कोई रुझान देखना भी है तो भारतीय इंफ्राटेल पे देखिए जिसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे।
हाँ, भारतीय इन्फ्राटेल ने इनफैक्ट अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया है। जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस भारतीय इन्फ्राटेल पर देखने को मिला है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हुए एक बार क्विकली मार्केट को देख लेते हैं। थोड़ी बहुत फ्लैटिश क्लोजिंग देने की तरफ निफ्टी आगे बढ़ते हुए 9,960 के आसपास है। सेंसेक्स करीब 27 एक पॉइंट नीचे है। निफ्टी फ्यूचर्स भी, हालांकि अब तो सेटलमेंट आ ही चुकी है 1-2 दिन में, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो ये 9972 के आसपास ही हो। जैसे हम पहले डिम्पी से भी बात कर रहे थे कि फिलहाल यहाँ पर एटलीस्ट जो 10,000 की कॉल है उस पर फिलहाल कोई ज़्यादा ट्रेड करके कोई मतलब कोई बहुत बड़ा इसमें टेक अवे होगा नहीं किसी के लिए, अगर कोई करता भी है तो। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की ट्रैजेक्टरी देखें हम इस समय मिड कैप के गेनर्स को एक बार देख लेते हैं। मिड कैप में M&M फाइनेंशियल सर्विसेज अब ये 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय, 400 रुपये के लेवल पर है। अनुज, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज कल नंबर्स रिपोर्ट किए, उसके बाद से जो रिबाउंड M&M फाइनेंशियल ने दिया है वो आज भी बहुत अच्छा एक्सटेंड हुआ है। आप क्या करेंगे M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पर? देखिए M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में तकरीबन 390 से लेकर 400 के आसपास एक रेजिस्टेंसेस बनते थे, एक रेंज थी, और आज के दिन में ही हमने वो पूरे के पूरी रेंज कवर होते हुए देखी है। और कहीं ना कहीं वो शेयर अपने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस है 400 के आसपास की क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग प्राइस बेसिस पर जिस तरीके का मूव है, अगर 400 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक देखने वाली बात यह है कि अपने ऑल टाइम हाइस के ब्रेकआउट दे रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर ये 380 375 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आप पाएंगे कि तकरीबन 400 रुपए 380 के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक बार फिर से मोमेंटम चालू होगा जो इसे तकरीबन 422 428 तक की रेंज के लिए लेके जाएगा। तो एक ट्रेडिंग की सलाह से ज़रूर से किसी वीकनेस में लेने की सलाह रहेगी। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए इस वक्त अगर चाहते हैं तो 370 से नीचे के स्टॉप लॉसेज मेंटेन करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी वीकनेस देखने को मिले तब ले, ताकि स्टॉप लॉस पास में हो जाए, क्योंकि अभी काफ़ी दूर बनता है वो स्टॉप लॉस। तो 370 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। 400 405 के ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे कि तकरीबन 422 428 तक की एक अपसाइड और देखने को मिल सकती है। ठीक है, M&M फाइनेंस आप देखिए इस समय करीब 10% ऊपर। मेरी कल आपने क्लियर किया था 83 करोड़ का एक एडिशनल प्रोविजनिंग इनके बैलेंस शीट्स में है, इनके नंबर्स में है। उसके बाद से शेयर रुका नहीं, कल भी चला 2-3%, आज तो 10% ऊपर है, और सुबह ही F&O के अंदर भी हमने शामिल किया था। आज आप देखिए कुछ एक और शेयर्स जो चल रहे हैं टिपिकली मार्केट के 10,000 में शायद थोड़ा छुप गए हैं। आप पार्श्वनाथ को देखिए, आज ये 20% के सर्किट पे लॉक हो रहा है। पार्श्वनाथ का ही शेयर है, ये 20% के सर्किट पे लॉक हो रहा है। इसके अलावा एक शेयर आपको और दिखाता हूँ, पुंज लॉयड, ये करीब 15% ऊपर है। रेणुका जो बिल्कुल नहीं चलता था, आज वो शेयर करीब 11% फिर से ऊपर बंद हो रहा है। रेणुका को तो आप मंथली चार्ट ही दिखा दीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि एक मंथ में रेणुका शुगर कैसे 13-14 रुपए से शेयर बन के अभी 21-22 रुपए का हो गया। ये कैटेगरी वही है जहाँ पे रिटेलर्स थोड़ा सा ज़्यादा मूव करते हैं मंथली बेसिस पर। रेणुका शुगर्स ये 13 रुपये से चला और सीधा 21-22 रुपये का हुआ। और साथ ही एक और शेयर जिसके बारे में मिहिर अभी बात कर रहे थे, वो शेयर था TCS का। IT के अंदर भी जो मूव है, TCS ने भी काफ़ी स्मार्टली मूव दिया है, ये शेयर भी अच्छा चला है। M&M फाइनेंस भी अच्छा चला है। ये कुछ एक ऐसे शेयर थे। ये शुगर स्पेस पे आपका रिकमेंडेशन क्या है सिद्धार्थ? कॉमोडिटी वाला है, चल रहा है अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल, और जो सब कंपनियों की आप बात कर रहे हैं जैसे कि रेणुका, फंडामेंटली तो कुछ नहीं है कंपनी में। हम मानते हैं कि एक ट्रैक्शन ज़रूर दिख रहा है। शुगर स्पेस में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेंगे, प्राइस स्टेबल है और ये क्षेत्र अभी भी अच्छा कर सकता है। हम मानते हैं बलरामपुर चीनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिस पे दाव लगाया जा सकता है। यही कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बैलेंस शीट अच्छी है और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है प्राइस के हिसाब से। तो बलरामपुर चीनी के अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी कंपनी पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। चलिए इस बीच एक बार एक्सिस बैंक को देख लेते हैं, नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। काउंटर करीब 2.25% ऊपर 546 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। इस पर आप नज़र रख सकते हैं 546, लेकिन हाँ थोड़ा प्राइस सेंसिटिव है इस समय काउंटर, बिकॉज नंबर्स आर एक्सपेक्टेड। एक्सिस बैंक क्विकली, किरण क्या करेंगे आप यहाँ पर? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और परसों भी मैंने रिकमेंड किया था ये स्टॉक। मेरा मानना है कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी। रिजल्ट के बाद शायद ये वो लेवल्स होल्ड करे, पर मेरा टारगेट करीबन 580 590 का देखने को मिलेगा अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने करीबन 3-4 महीने का कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट दे चुका है। उसके बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन देखा और वापस एक बार आज ये मूव रिज्यूम करते नजर आ रहे हैं।
तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस करीबन 537 का रख के लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए, और टारगेट्स के लिए जैसे मैंने कहा 580 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। इस बीच आप देखिए टाटा मोटर्स बिल्कुल नहीं चला, आज भी लाल निशान में है। टाटा मोटर्स के अंदर किसी तरह का कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। सिद्धार्थ आपसे जानना चाहते हैं, टाटा मोटर 10,000 तक तो चला ही नहीं, इसका तो पार्टिसिपेशन नहीं है, अब ये गिरने में कॉन्टिन्यू हो जाएगा क्या, ये उल्टा चलेगा क्या बाजार के टाटा मोटर्स? देखिए हम मानते हैं प्राइस परफॉर्मेंस से नहीं आया, और कहावत है कि भाव भगवान है, तो प्राइस परफॉर्मेंस तो नहीं आया है, बट समझते हैं कि टाटा मोटर्स जिस हिसाब से जैगुआर लैंड रोवर का प्ले है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहिए। बट अगर यही सेगमेंट में देखें तो हम मानते हैं कि बेस्ट इन द क्लास इन द सीवी सेगमेंट अशोक लेलैंड है। अगर देखना है तो 130 के टारगेट से अशोक लेलैंड पे दाव लगा है, यहाँ पे ग्रोथ है और ग्रोथ बरकरार रहेगी। बिल्कुल। चलिए इस बीच क्लोजिंग होने वाली है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं जिस तरह का रुझान निफ्टी पर है। ये 5-6 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी में। लूजर्स को क्विकली एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के लूजर्स में जी एंटरटेनमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, ल्यूपेन, टाटा मोटर्स, इसका डीवीआर, आयशर मोटर्स, कोल इंडिया, HCL टेक और इंडियन ऑयल है, जहां पर हो सकता है आज नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिले। बढ़त जिन स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है, आउट परफॉर्मेंस जहां पर है, इसमें नंबर्स के बाद वेदांता बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए, देन यू हैव इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक्सिस नंबर्स के पहले काफ़ी अच्छा रुझान, हिंडाल्को, TCS, भारती इन्फ्राटेल, येस बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। मिड कैप के गेनर्स हमने देखे थे, इसमें M&M फाइनेंशियल सर्विसेज लीड कर रहा है। इसके अलावा यूनियन बैंक, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन, PNB हाउसिंग फाइनेंस, PNB, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब 1/4% से ज़्यादा के गेन के साथ क्लोजिंग देने की तैयारी में। जो लूजर्स हैं या फिर जहां पर नेगेटिव रुझान देखने को मिला है मिड कैप में, इसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC, करूर वैश्य बैंक, ABB, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नेगेटिव रुझान देखने को मिल सकता है। आज टर्नओवर के लिहाज से HDFC के अंदर काफ़ी अच्छा टर्नओवर है, ठीक नंबर से पहले वॉल्यूम में इसमें काफ़ी स्ट्रांग मूव है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी थोड़ी देर में आ जाएंगे लेकिन ये शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हालांकि हीरो मोटोकॉर्प से थोड़ा दूर भी रहना चाहिए फिलहाल इन नंबर्स पर अभी। इसके अलावा ICICI बैंक में आपको अच्छा मूव मिला। आज एक्सेस और ICICI दोनों ने आज निजी बैंकों के तौर पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आपको ज़्यादा समय नहीं है मार्केट के अंदर, एक बार हीरो जीरो भी देख लेते हैं बाजार के। आज के हीरो जीरो कौन से रहे? आज के हीरो में पार्श्वनाथ, जैसे हमने कहा भी, सर्किट्स ने लॉक किया। पुंजलाट करीब 15% ऊपर। LML भी आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से 11% ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड फॉस्फोरस के अंदर भी और यूनाइटेड एंटरटेनमेंट दोनों के अंदर ही करीब 9 से 10% तक की तेजी आती हुई दिखी है। पटेल इंजीनियरिंग करीब फ्लैट पॉजिटिव, अच्छा क्लोज दे के जा रहा है, रिजल्ट का इम्पैक्ट है। हुडको में थोड़ा सा प्रेशर है, और GM फाइनेंशियल्स के भी जो नंबर से उससे आज ये शेयर पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता दिखा। हालांकि GM फाइनेंशियल अपने नंबर से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग चला था। टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स के बेसिस पर ही 4% ऊपर, और इसके अलावा अंबुजा सीमेंट नंबर के बेसिस पर नहीं चला, और साथ ही साथ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आज 3-3.5% ऊपर बढ़कर बंद होते हुए दिखा। इनका जो डिस्पर्जल है वो करीब 29% के आसपास बढ़ा है, ये मार्केट को काफ़ी पसंद आया। रेणुका शुगर के अंदर अच्छी तेज़ी, त्रिवेणी, बजाज हिंदुस्तान, उत्तम शुगर, एक कुछ शुगर के स्पेस थे जहाँ पे अच्छा मूव है। बलरामपुर चीनी इकलौता ऐसा शेयर है जो अभी बता रहे हैं सिद्धार्थ सदानी किसको रखा जा सकता है। इसके अलावा F&O में जो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयर्स थे उसमें आइडिया सेलुलर करीब 5%, ह्यूज बिल्डअप है इसके अंदर। रिलायंस कम्युनिकेशन 3%, M&M फाइनेंस 9%, और टाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी करीब 4% तक की बढ़त आते हुए दिखी है। सबसे ज़्यादा जो गिरे आज ही F&O में वो टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और HCL टेक हैं। इनके अंदर हमको क्लियर कट प्रेशर आते हुए दिखा। रियल एस्टेट में अच्छे चलते हैं। पार्श्वनाथ करीब 20% के सर्किट पे लॉक हुआ। पेनिसुला लैंड, नितेश एस्टेट, ये एक शेयर भी करीब 10% से ज़्यादा बढ़ने में कामयाब हुए। आज टायर शेयर्स आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से करीब 4-5% का मूव दिखाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा रुक गए थे बीचे। आज अपोलो टायर, JK, बालकृष्ण और MRF सभी के अंदर करीब 1.5 से 4% तक की बढ़त है।